नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बात होती है खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं और वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। अब तो ये लाइन आपको भी याद हो गई होगी। तो ये प्रोग्राम आपका है। अब आज हम क्या बात करेंगे, बस बड़े खास मेहमान हैं। एक तो अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी एक मिनट में बात पूरी कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए बात क्या हुई, अभी पार्लियामेंट में राहुल जी बोले सबसे पहले, लीडर ऑपोजिशन हो गए ना, तो फिर वो विवाद हो गया। उन्होंने कहा से वो सबको हिंदू बोलने वाले जो हैं वो हिंसा करते हैं। सर बहुत विवाद हो गया कि हिंदुओं का अपमान कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने बोला राहुल गांधी बोले बड़े जोर, 2 घंटा बोले, बहुत जोर बोले। उसके बाद फिर मोदी जी आए। मोदी जी ने जो जिस तरीके से बोला वो बोलते रहे, इधर से सारा ऑपोजिशन चिल्लाता रहा, चीखता रहा। उन्होंने भी एक सांस टूटने नहीं दी अपनी, एक शब्द इधर से उधर नहीं हुआ। वो भी बहुत जोर बोले, राज्यसभा में बहुत जोर बोले। लेकिन जोर चल किसका रहा है इस वक्त राजनीति में, ये समझ में नहीं आ रहा। बोलने में तो सबका जोर है। तो ये हम आज आपको बताएंगे कि आखिर इस वक्त जोरदार राजनीति चल किसकी रही है। अच्छा एक बात और, एक वर्ड जो है वो और चल गया और वायरल हो गया पूरी तरीके से। और वर्ड क्या है आप पूछेंगे? वो वर्ड है बालक बुद्धि। नया शब्द आ गया वोकैबुलरी में, बालक बुद्धि, बालक बुद्धि, बालक बुद्धि। अब जिसको देखिए टॉन्ट मारा एक दूसरे को, बालक बुद्धि हो क्या? अब ये बालक बुद्धि किसने कहा था, किसके लिए कहा था, इसकी भी आज रात हम सफ़े खोलेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे। हमारे मेहमान आज के सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। बहुत स्वागत सर आपका, बहुत स्वागत कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। एक आदमी और बहुत जोर बोला, आपने बता रहे हो ये बहुत जोर बोले सर, सुना आपने राज्यसभा में? क्या बात, 1 घंटा 5 मिनट इतना ही है सर ना। मैं अभी सुन रहा था, इनके पीछे भी सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लगातार। लेकिन गजब सर, कमाल था आपका भाषण। कैसे, मतलब करते कैसे हैं ये बताइए। मतलब कंसंट्रेशन कैसे बना रहता है? हाँ देखिए, ये तो बात सही है कि जब इतना हल्ला गुल्ला हो रहा हो तो डिस्ट्रैक्शन तो रहता है। परंतु जब से कांग्रेस वालों ने ये करना शुरू किया है तो अब थोड़ी आदत सी हो गई है। आप देखिए, हम तो चलिए कोई वो बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण में डिस्टर्ब करते रहे लोकसभा में, राज्यसभा में पहले थोड़ी देर डिस्टर्बेंस और फिर चले गए। पिछले सत्र में प्रधानमंत्री जी के पूरे, जबकि हम लोगों ने पूरी तरीके से लोकसभा में सुना राहुल गांधी को, खड़गे जी को राज्यसभा में पूरी तरीके से सुना। बस यही एक अंतर है कि इस लोकसभा में चुन के आने के बाद तो विपक्ष की थोड़ी जो संख्या बढ़ी है, उम्मीद थी कि उनसे उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा। परंतु राहुल गांधी जी ने आकर जिस बाल सुलभ उच्छृंखलता का परिचय देना शुरू हुआ है, आवश्यकता थी कि वो परिपक्वता का परिचय दें। मगर क्या बताएं। और देखिए, उन्होंने एक नहीं कई झूठ बोले। नंबर 1, अब आप फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े हो कैसे कह सकते हैं एमएसपी नहीं दी जा रही, तो कृषि मंत्री को अपोज करना पड़ेगा। तो कहते देखो देखो कितना महत्वपूर्ण था। अरे भाई, कोई बैट्समैन या कोई बॉलर नो बॉल करेगा और एम्पायर ने रोक दिया तो कहेंगे देखो देखो हम कितने इंपॉर्टेंट थे कि सबका ध्यान हमारी तरफ था। कोई प्लेयर फाउल प्ले करेगा तो रेफरी उसको रोकेगा। अब आप आइए, कह रहे हैं अग्निवीर में किसी को मुआवजा नहीं दिया, तो रक्षा मंत्री ने टोका। अब उससे बड़ी बात, वो भगवान की फोटो लेके आ गए, शिव जी की फोटो, और कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप ईश्वर के इतने बड़े भक्त हैं तो आपने शपथ तो ईश्वर के नाम की नहीं ली? कोई जाके चेक कर ले। राहुल गांधी ने तो सोलमली अफर्म कहा है, ईश्वर की शपथ लेता हूं। ना यू आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं। अच्छा। अब सुनिए, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी, 2024 में सोलमली अफर्म हिंदी में से अंग्रेजी में हो गया और सोलमली अफर्म हो गया। फिर सदन में आए तो ईश्वर की, भगवान की फोटो दिखाने लगे। इसे कहते हैं देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया, ईमान। और जब वो फोटोए ला के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो किसको दिखा रहे हैं? भगवान की फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भारतीय राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल, चिर व्यथित और चिर कुपित नेता राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहूंगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं आप जैसे, आप मन तो आप लोगों का भी करता होगा ना, देखो ये लोग नहीं हमको बोलने दे रहे, हम भी नहीं बोलने देंगे इनको बीच में। ऐसा मन में विचार आता है। फिर कई लोग कहते हैं कि अब हम लोग बोलने नहीं देंगे इनको, तो फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि नहीं, आप इन लोगों को, आपको डायरेक्शन देते कि तुम लोग ये आप लोग ये मत करिए, नहीं बोलने दीजिए। कई बार ऐसा हुआ, हमारे नेता सदन जब यहाँ से ज्यादा लोग बोलने लगे तो नेता सदन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने हाथ से इशारा किया कि शांति। बताइए, वहां उल्टा, वहां राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, जाओ। ये कहते हैं ऐसे। देखिए, उसमें एक और भी हम मान सकते हैं। देखिए, उनका जो इस समय उत्साह है, जैसे मैंने बोला भी था ये बात, ये चुनाव अपने आप में अद्भुत चुनाव था। आज तक आपने भारत के इतिहास में जब भी कोई चुनाव देखा होगा तो एक ही पार्टी के कार्यालय में धूम धड़ाका होता था और बाकी जगह दूसरी पार्टी में सन्नाटा। यहाँ दोनों जगह धूम धड़ाका हो रहा था।
तो ये समझ से परे था भाई, हमारी तो सरकार बन गई तीसरी बार, हमारे गठबंधन को बहुमत मिला, तो हमारा धूम धड़ाका समझ में आता है। जिसकी सरकार नहीं बनी उसका धूम धड़ाका क्यों था? आप घट गए, वो बढ़ गए। अब बता रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, वो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं टच कर पाए और उसके बाद खुशी देखिए। तो वो बात जो मैंने संसद में बोली थी, पुनः रिपीट करे दे रहा हूं कि भाई हम लोग के मोहल्ले में रिजल्ट आता था उस जमाने में, जो हमारी जनरेशन या हमसे सीनियर वाले होंगे ध्यान होगा, अखबार में रिजल्ट निकलता था, डिवीजन ही आती थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, रोमन में लिखा रहता था, मार्क्स बाद में आते थे मार्कशीट में। तो साहब थर्ड डिवीजन लड़का पास हुआ, वहां हमारे खुशी के ठिकाना नहीं। फर्स्ट डिवीजन वाले क्या, वो खुशी नहीं, क्योंकि वो तो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उससे पूछा थर्ड डिवीजन वाले से, भाई तुम इतने खुश हो क्यों हो भाई, वो फर्स्ट डिवीजन वाला खुश नहीं। कहता है उसमें कौन सी बात है, इनकी तो एक ही है ना फर्स्ट डिवीजन, हमारी है फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स। तो फर्स्ट डिवीजन में 2 बॉडीगार्ड की वजह से हमारे खुशी मिली ऐसी जो मन में ना ये तो मान रहे ना, जोर तो खूब मार रहा है ना राहुल जी में इस वक्त चुनाव का नतीजा। ये और क्या मतलब, पूरा अरमान और हसरत इसी में निकाले ले रहे हैं। और आगे उन्होंने जो दिखाई है चीजें, देखिए मैं कहना चाहूंगा, उनको पहली बार एक संवैधानिक पद मिला है। ये राहुल गांधी जी के लिए मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, उनके लिए कसौटी है उनके कैरियर की। अभी तक आपने उत्तरदायित्व विहीन सत्ता का उपभोग किया है, पहली बार उत्तरदायित्व युक्त सत्ता की बात आई। तो आपको ये समझना होगा कि फुरौद हाउस पे खड़े होकर क्या किया जाता है। वो पर्ची फाड़ना, अध्यादेश का वो आंख का इशारा करना, वो सब दौर चला गया। तो आज राहुल गांधी जी के लिए ये अपने आप में मेक और मार सिचुएशन है। देखिए, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, ये तेवर दिखाया, वो तेवर दिखाया। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी इंडिया ने जीता है। क्रिकेट में एक स्टाइल है, घुमा घुमा के हर बॉल पे छक्का मारने का प्रयास करना। ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रहता, मगर लॉन्ग टर्म में वही बैट्समैन सस्टेन करता है जो टेक्निकली परफेक्ट बैटिंग करता है। अच्छा, तो अगर आप सही रूल्स के हिसाब से टेक्निकली परफेक्ट बैटिंग करेंगे, तब लॉन्ग रन में आप सही ढंग की बैटिंग कर पाएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रदीप जी, लेकिन बैटिंग अभी चल रही राहुल जी की नहीं चल रही। मतलब देखिए, उनकी पार्टी के वो दिखाया ना कि भाषण ही कितने कितने देखे गए। इनके कुछ लाखों में व्यूज हैं, मोदी जी कुछ 1000 में व्यूज हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, मतलब तो वो कह रहे हैं भाई नहीं, वो तो आप पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लोग चलाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। और जो आप अगर आज चैनल एक यूट्यूब का शुरू करें और सुबह उठ के जो है अखबार से 2 खबर निकालें और मोदी को गाली देना शुरू करें, आपका चैनल जो है, जो 3 साल 5 साल 7 साल से चला रहे हैं, उनसे ऊपर चला जाएगा। ये तो क्यों है, ये मोदी को गाली देने वालों को क्यों सुन रहे हो? इसलिए नहीं, ये एक खास वर्ग है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें सुना जाता है। ले लीजिए सर, क्या है अपने मुसलमानों में ये स्टडी हुई है। मतलब मैं अपनी ओर से कोई नई बात कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा वो जो है वो मुसलमानों में सुना जाता है। अच्छा, तो जो लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं ना, उन लोगों ने कहा कि ये तो उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम जो है कोई टाई अप करें या उनके जरिए कोई कैंपेन चलाना चाहें, तो ये तो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से बीजेपी के खिलाफ है। तो उनको कन्विंस करने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरूरत उन लोगों को है जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनमें वो देखा ही नहीं जाता। तो ये दूसरी बात जो है, मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का उत्साह है, खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में चले गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चला जाए वेल में, ये मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी। तो इधर ये चले गए और उधर राहुल गांधी उधर वाले लीडर को भेज रहे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस में खासतौर से प्रधानमंत्री की इन 2 भाषणों के बाद बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। उनको उम्मीद थी कि 240 पे रोक दिया है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो मोदी बहुत दबाव में होंगे गठबंधन की राजनीति के, उसका उनको अनुभव भी नहीं है। तो मोदी बदल जाएंगे, मोदी झुके हुए नजर आएंगे, मोदी कमजोर नजर आएंगे। हुआ इसका ठीक उल्टा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसे करें। मोदी को झुकाना चाहते ना, वो झुकाना चाहते ये थे। सब प्रयास उसी के थे। और इसकी शुरुआत हुई थी डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को लेकर। ठीक, स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर की जो मांग की गई थी कि इस समय मोदी सबसे कमजोर है, सबसे वल्नरेबल है, इसी समय अटैक करो, तो मोदी जो है झुक जाएंगे, मान जाएंगे कि भाई बिना चुनाव के स्पीकर का चुनाव हो जाए, बिना मतदान के, तो हम डिप्टी स्पीकर का पद दे देते हैं अपोजिशन को। ट्रेडिशन है, वो भी फॉलो हो जाएगा। लेकिन उस पर माने नहीं। अब मेरा मानना है कि अगर उस दिन बीजेपी मान जाती
तो पूरे देश में ये मैसेज जाता कि मोदी झुक गए, कमजोर हो गए। कमजोर हो गए। अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। लेकिन सर कुछ देखिए, जो प्रदीप जी ने बात कही उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं। आपने कहा कि हम स्पीकर का चुनाव लड़ाएंगे, स्पीकर का नामांकन किया, मत विभाजन मांगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ आपको एक मैसेजिंग देके सीन क्रिएट करना था, अन्यथा आप आश्वस्त थे तो आप कहते ना डिवीजन क्यों नहीं मांगा। इंडी गठबंधन पे भरोसा नहीं था, उन्हीं के दल पता नहीं क्या कर देते, इसलिए। और एक और बात जो आपने कही, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली, धीरे धीरे चुनाव के बाद का जो खुमार था वो उतर रहा है और सरकार हमारी बन चुकी है। अब ये वो चाहें या ना चाहें, मन में धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अब स्थापित होता आपने भी इस चीज़ बोला कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये तो मैं इसलिए जो मैंने वहां भी बोला था, मोदी जी की तरफ से एक शेर उनके लिए कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52, 99, यही मंजिल है। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। क्या बात। तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मोदी जी की क्षमता क्या है। तो इसलिए इसमें मैं उत्साह के साथ एक छटपटाहट भी देख रहा हूं, क्योंकि अब एक और बात समझिए, वो छटपटाहट किसकी है? जो कुछ प्रदीप जी ने इशारा किया, छटपटाहट दूसरी समझिए। छटपटाहट मोदी से लड़ने की नहीं है, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कब्जा करने की है। और यह खतरा हमारे लिए नहीं है, यह खतरा उनके सहयोगी दलों के लिए है। किसी ने ध्यान दिया कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन सी सीट जीती गई है? बताइए। असम की धुबरी, कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं। 10,25,000 से। और ये वो इलाका है जैसे असम में स्थानीय भाषा में अजमल वाली ना। हाँ, वही तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझिए, इसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि ये वो इलाका जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन 20 से 25 सालों में आया है, जहां के बारे में बिल्कुल ये धारणा है कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स वहां हैं। वहां बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए और कांग्रेस जीत गई 10,25,000 से। यानी जो अभी तक मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बने हुए थे, उनसे वो ठेका कांग्रेस की तरफ गया। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी हो गई है, तो जिन जिन राज्यों में ये दूसरों के दम पे लड़े, वहां अच्छी सफलता हासिल की है। जैसे केरल में 14 सीटें मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में 14 सीटें महाविकास अघाड़ी के दम पे, उत्तर प्रदेश में 9% वोट पाके 6 सीटें समाजवादी पार्टी के दम पे। तो आप देखिए, इनका जो राइज हुआ कर्नाटक में, तो जेडीएस के वोट की कीमत पे, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति या जैसे भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वोट की कीमत पे। तो मैंने आसाम का उदाहरण आपको दे दिया। इस चुनाव के जो नतीजे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसा न हो कि मुलायम सिंह जी ने राजीव गांधी की कांग्रेस से वो वोट बैंक खींचा था यूपी में, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, 89-90 का दौर, गोलियां चलने। अब ऐसा ना हो कि राजीव गांधी जी का बेटा मुलायम सिंह जी के बेटे के उसी वोट बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के साबित हो। तो ये छटपटाहट उसके लिए। मुलायम सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को अपना घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा। अगर घर दिखा दिया तो कब्जा कर लेगी। इसलिए उन्होंने कभी कांग्रेस से अलायंस नहीं किया। 2017 में भी जब अखिलेश ने किया तो उसके खिलाफ थे वो। नहीं, लेकिन इस वक्त अखिलेश जी ने तीनों की- मध्य प्रदेश में बोला था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, पर लगता है चालू चिरकुट नेता। अब वो नहीं, अब वो चाल को समझ पा रहे हैं या नहीं, ये भविष्य नहीं, बताएगा। अभी तो तिकड़ी बड़ा जोर मार रही है अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की। नहीं, देखिए, तेजस्वी तो पहले से ही दुखी है। दुखी है। अब जो हाल उनका हुआ लोकसभा चुनाव में, उसमें दुख नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में बाकायदा राहुल गांधी की रैलियां रुकवा दी। लोकसभा चुनाव में कहा भैया तुम लोग मत आना, और सिर्फ राहुल के लिए नहीं, प्रियंका जी के लिए भी कहा कि रैली करने मत आइएगा। उनको बहुत क्लैरिटी है कि राहुल गांधी उनको कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और इसको राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से देखिए, बाबरी अब नहीं रही, राम मंदिर बन चुका है। कोई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का मुसलमानों के पास आधार बचा नहीं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से समझिए, कांग्रेस नेशन वाइड मुसलमानों की पहली पसंद बन चुकी है। कांग्रेस इतनी जल्दी में और इतनी तेजी में फैसले लेती है कि पीएफआई पर बैन लगता है
वो कहते हैं हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, सोचते नहीं हो। कर्नाटक में सरकार आ गई, बैन नहीं लगाया, बैन लगाने की कोई वजह ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का शिफ्ट है उसके लिए तो राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, ठीक से दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये सिर्फ अपने मतलब जिसको कहते हैं किसी एक जगह पर दो जगह पर हुआ ऐसा नहीं, ये पैन इंडिया वो करने में कामयाब रहे हैं। तो ज्यादा चिंता क्षेत्रीय दलों के लिए हो सकती है आगे जब वो टूटेंगे, लेकिन थोड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। नहीं नहीं ठीक। और मैं आपके इसमें जो बोला त्रिपाठी जी ने एक फैक्ट भी ऐड कर ली है। वायनाड से प्रियंका गांधी जी के लड़ने की घोषणा हुई तो बाकायदा एनी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने आके ऑफिशियली बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, मुस्लिम लीग ने कहा हमसे विचार विमर्श किया गया। बस जो इन्होंने बोला उसका विश्लेषण उस तथ्य के साथ, जिसे राहुल गांधी बोलते थे दूध का दूध पानी का पानी, एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसे मैं दूसरी बात मानता हूं, ये थोड़ा खतरनाक किस्म की राजनीति हो रही है। ये चुनाव, एक और बात मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, ये भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरस ने कहा कि मैं $1 बिलियन रखे हूं मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। आपको कोई चुनाव याद है ऐसा? आपको कोई ऐसा चुनाव याद है जब पाकिस्तान में मंत्री स्तर के व्यक्ति ने ओपनली किसी एक पार्टी के फेवर में बयान दिया हो, ट्वीट किया हो? फवाद चौधरी राहुल गांधी नहीं, नेहरू जी की भी तारीफ कर रहे हैं और वर्ड का यूज कर रहे हैं, बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। कोई चुनाव आप लोगों की स्मृति में याद हो? कोई ऐसा चुनाव याद है कि चुनाव हो रहे हैं भारत में और शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो? इसको कनेक्ट करिए उन इलाकों में हुई वोटिंग से, ऐसे हवा में नहीं। और एक और बात, एक बहुत तथ्य छोटा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, विदेशी अखबारों में क्या छपा वो छोड़िए। यह इतिहास का पहला चुनाव था जब रशिया की सरकार ने ऑफिशियली यह स्टेटमेंट दिया, उनके विदेश मंत्रालय ने, कि भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। आज तक कभी किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने नहीं बोला। ये मैं नहीं, अब कोई कहेगा वो सब ठीक है, इससे आप ये समझिए कि जो राइज ऑफ इंडिया हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, 3rd की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद सोचिए किस ढंग की बातें कही जा रही हैं कि हाईवेज नहीं बनने चाहिए क्योंकि 8% लोग उस पर चलते हैं। सोचिए कैसा मेंटल ब्लॉकेट बनाया जा रहा है, यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अरे हाईवे से फल, सब्जी, दूध, अनाज सब कुछ आता है और पूरे देश का विकास होता है। अब सोचिए सेना को भड़काने का प्रयास, डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास जी, समाज के अंदर किस ढंग से टकराव हो सके। दक्षिण भारत में खड़े हो गए ये कहना कि साहब उत्तर भारत से हम अलग हो जाएंगे, हमें जो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, इस ढंग की बातें करना। और तो वहां बैठ के कहना कि वो हिंदू धर्म को एक वायरस है, और ये आप सोचिए कि एक स्ट्रक्चर्ड स्वरूप है। आप जरा इसको गंभीरता से लीजिए। कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री से दोबारा पूछा गया कि आप जो ये कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण की बात, तो क्या इसमें कभी अलग होने की भी सोचनी चाहिए? वो कह रहा हाँ अगर होगा तो हम वो भी सोचेंगे। कैसी अपसर्ड बात है। कल के दिन कोई राज्य कहेगा हमारे तो खनिज ज्यादा निकलते हैं तो हमारा हिस्सा इसमें ज्यादा होना चाहिए, तो कोई दूसरा कहेगा कि हमारे यहाँ तो वो वृक्ष और वो ज्यादा है जंगल, तो इसलिए हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो कोई एक ऐसा है वो कहेगा कि साहब हम तो अनाज ज्यादा देते हैं, तो कोई कहेगा फौज में हम कंट्रीब्यूशन ज्यादा देते हैं। ये क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि ये अराजकता फैलाने वाली, इसलिए मैंने कहा ये अराजकता फैलाने के प्रयास की संभावना है। इसलिए इन चुनावों की बहुत सी चीजों को बड़ी गंभीरता से देश के प्रबुद्ध आपने एक नया पहलू दिया। त्रिपाठी जी, अच्छा व्यूअर्स कह रहे होंगे आपने कहा बालक बुद्धि की तो बात हमने की नहीं, मैं क्यों बालक बुद्धि, अभी आ रहा हूं मैं उस पर। लेकिन क्योंकि आपने अयोध्या की बात छेड़ दी, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई, राम मंदिर बनने के बाद हार गई, और रोज इनको चढ़ाते थे पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, बगल में बैठाते थे अवधेश पासी जी को जो वहां से जीते हैं। अच्छा मैंने कहा इसमें हम लोग शेर तो पढ़ते ही ना अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा आज एक शेर सर से मैं सुधांशु जी के सामने बता देते हैं, ये सहज स्वभाव के व्यक्ति है, बता देते हैं सर। तो सर यूपी के बारे में पूछ रहा हूँ खास तौर पर आपसे, शायद यही कह रहे हैं ये खुद ही बीजेपी वाले, खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। आगे कुछ भूल हुई है तो सजा भी कोई होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा, जरा प्यार से पूछो। सर बड़ा प्यार से पूछो यूपी में क्या हुआ आपके साथ, अयोध्या में क्या हो गया? तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही ना सका, रख रखाव ऐसा था। क्या बात है, तो जख्म थे, घाव थे, ये है बॉटम लाइन। ये बहुत गंभीर, सुधांशु जी ने तो सब दे दिया। नहीं मैं तो आपसे बात कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। मैंने क्यों बोला आपकी बात, इस चुनाव में एक प्रवृत्ति बनाई गई कि एक समुदाय को यह कहा जाए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे तुमको पता हो रफा क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। प्रस्ताव पारित किए गए हमास और फिलिस्तीन के पक्ष में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। आज तक आपको कभी याद है किसी दूसरी फॉरेन इशू पे सोनिया गांधी जी के आर्टिकल्स हैं?
अखबारों में लेख लिखे, प्रियंका जी इजराइल की हमें, maximum प्रियंका जी का post है। ट्वीट है। ऐसा कभी हुआ? तो एक समाज को तो वहां तक और दूसरे को यह समझा के रखो, ऑल आईज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। यानी अयोध्या जो है वो तो सांप्रदायिकता का प्रतीक है और हमास का समर्थन सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यहां पर मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा बहुत स्पष्ट, और यह हवा में नहीं कह रहा हूं, वो मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान बुरहानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने खुलेआम हमास का समर्थन किया। केरल में हमास के समर्थन में बाकायदा वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए और जय फिलिस्तीन तक का नारा लग गया। इस गंभीरता को समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये किस ढंग के घाव भारत में करने का प्रयास किया जा रहा लेकिन है। सर पॉलिटिकल चुनाव की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं पॉलिटिकली भी कह मुसलमान रहा हूं। आपको तो वोट अब करता इसको ही नहीं क्या था कर ना। रहे हैं सुनिए, पहले भी नहीं बहुत करता था। साफ। वोट नहीं करता था, ये अलग बात है। अरशद मदनी का बयान छपा है कल कि ये चुनाव जो है बीजेपी से मुसलमानों का बदला है। नहीं, बट मैं वही समझना चाह रहा हूं, वो तो हमेशा से आपके पॉलिटिकली आपके खिलाफ रहे ना, वोट तो नहीं करते थे अब आप। मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्ट्रक्चर्ड रूप में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस होती है, ये बयान नहीं है, और 2 साल पहले डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस होती है, तो मतलब बहुत साफ है कि 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। टुकड़े क्या करना है? तमिल और हिंदी को लड़ाना है, उत्तर और दक्षिण को लड़ाना है, अगड़े पिछड़े को लड़ाना है, दलित सवर्ण को लड़ाना है, हर मुद्दे पे मराठी और उत्तर भारतीय को लड़ाना है, खूब लड़ाई के आधार बनाने हैं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग नासमझ हैं, उन्हें पता है कि एक जगह इंटैक्ट और दूसरी जगह आप बात करेंगे तो हम विभाजन करने के हमने बहुत से आधार बना जो भी रखे। स्ट्रैटेजी रही वो चल गई ना उनकी, ये तो आप मान रहे हैं। अगर चल गई होती तो हमारी सरकार कैसे कुछ हद बनती? तक, कुछ हद तक। मैं इसलिए कह रहा हूं जो स्ट्रेटजी बनाई गई है इसकी गंभीरता को समझिए और इससे किन लोगों को फायदा होने वाला है इसको समझिए। भारत चीन के साथ लड़ाई में, मतलब जो लड़ाई वर्ड कहना चाहिए, ये वाली जो प्रतिस्पर्धा है आर्थिक विकास की, उसमें बहुत बड़ा कारण यह रहा कि 25 वर्ष जो 89 से लेके और 2024 तक के 25 वर्ष में चीन और भारत में जमीन आसमान का अंतर आ गया। हमारे अनस्टेबल गवर्नमेंटें थी, हम डिसीजन लेने में वो होते रहे, बहुत सारी चीजें हमारी नेशनल सिक्योरिटी से लेके इकोनॉमिक पॉलिसी से लेके हर चीज प्रभावित रही। तो कौन नहीं चाहता था कि भारत में मजबूत सरकार हो? ये बात बहुत बड़ी बात ही समझा जा सकता है। अब जरा बालक बुद्धि पे आ जाए, मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं ये बात, समझाइए जरा भाई, बालक बुद्धि कैसे? देखिए, इसको 2 तरह से देखिए। एक तो ये कि जब बालक बुद्धि किसी को कहते हैं तो बड़ा अच्छा सा निकल आए कि भाई बच्चे तो बड़े निर्दोष होते हैं, मासूम होते हैं। लेकिन किसी घर में अगर एक उम्र के बाद बच्चा बालक बुद्धि हो जाए, अधेड़ 55वें वर्ष में प्रवेश कर बालक बुद्धि हो जाए, तो उस घर के लिए तो बड़ी चिंता की बात होती है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात नहीं है, ये देश के लिए चिंता की बात है। और अगर आप ध्यान से देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एक समय में हम लोग जब चर्चा करते थे तो कई लोग कहते थे कि आप लोग देख नहीं रहे, राहुल जी कितने मासूम हैं। अब वो मासूमियत उनकी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को अपमानित करने की है। वो मासूमियत बाबरी ढांचा न गिरता अगर हमारे गांधी परिवार का कोई होता। वो मासूमियत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने की है। वो मासूमियत सिर्फ उसी जगह पर जाने की है जहां से समाज में थोड़ा विभाजन हो जाता हो। अब बालक बुद्धि का अगर बड़ा इस्तेमाल करने लगेगा तो क्या करेगा? बचपन में आप कुछ तोड़ देते हैं, सब कुछ फैला देते हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, तो बचपने में तो सहेजा जा सकता है, बड़े होके आप करने लगे तो। लेकिन देश के साथ राहुल गांधी वही कर रहे हैं। अरे लेकिन कुछ लोग मानते हैं अब नहीं चलेगा यार राहुल गांधी पर ये टैग चिपकाने का काम। पप्पू आपने चिपका दिया था एक बार, अब वो पप्पू का टैग राहुल गांधी उतार चुके हैं, अब बालक बुद्धि नहीं चलेगा सर। नहीं, ये जो है पप्पू वर्जन 2 है। बालक बुद्धि जो है वो पप्पू की उनकी छवि जो है उन्होंने वापस बुला ली है, एक तरह से लौटा ली है, ये बालक बुद्धि वाला काम करके। देखिए, जो सुधांशु जी ने शुरू में बात कही, पहली बार उनको संवैधानिक पद मिला है, तो उनसे उम्मीद थी कि एक गंभीर राजनेता के रूप में वो अपने को देश के सामने प्रस्तुत करेंगे, गंभीर बातें बोलेंगे, तथ्यात्मक बातें बोलेंगे और ऐसी बातें बोलेंगे जिससे उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे। और सरकार की आलोचना करेंगे तो वो सकारात्मक आलोचना होगी और उसके साथ साथ आलोचना के साथ साथ एक वो अल्टरनेटिव भी पेश करेंगे कि हम होते तो ऐसा करते, हम आते तो ऐसा करते, या हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका कुल भाषण अगर आप देखिए तो एक तो झूठ से भरा हुआ है,
अगर लीडर अपोजिशन, मुझे याद नहीं है कि किसी लीडर अपोजिशन के भाषण के इतने अंश जो है वो एक्सपंज किए गए हो या एक्सपंज करने की नौबत आई हो। क्यों आई? भाई आप गलत बोल रहे थे, लगातार तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रहे थे। आप अपनी राय व्यक्त करें, वो अलग चीज हो जाती है, उससे हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन राय अलग अलग हो सकती है सबकी, तथ्य अलग अलग सबके नहीं हो सकते, तथ्य तो एक ही होगा। तो राहुल गांधी को लगा कि जैसे वो रैलियों में कुछ भी बोलकर निकल गए, वैसे ही संसद में कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी सीटें बढ़ गई हैं, बीजेपी की घट गई हैं। तो उनको रियलिटी का एहसास नहीं हुआ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के भाषण से उनको, कम से कम उनकी पार्टी को, अगर उनको नहीं तो एहसास हुआ होगा कि नहीं, हम जो सच्चाई समझ रहे थे वो सच्चाई वैसी नहीं है। आपने कहा ये बालक बुद्धि पप्पू वर्जन 2 है। वर्जन 2 है, तो आप चिपका रहे हैं बालक बुद्धि। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहूंगा, जो इन्होंने बात कही उसको सिर्फ कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना होगा, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में आप सत्ता में हैं। और राहुल गांधी जी उस पद पे बैठे हैं जिस पे अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जसवंत सिंह जी ऐसे गंभीर लोग रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। आपका आचरण वैसा कि आप जहां सरकार में मॉडल दीजिए, जैसे हम लोग विपक्ष में रहते हुए गुजरात मॉडल दिया था ना, मध्य प्रदेश ने दिखाया था कि 2 कुछ % की कृषि दर से हमने 18-19% की कृषि दर दिखाई। इनकी सरकार रहते हुए कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार मध्य प्रदेश सरकार को मिला था। इनकी सरकार रहते हुए 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में 2008-9 तक हमेशा गुजरात को पुरस्कार मिलता था, उसके बाद बंद कर दिया गया। हमने विपक्ष में थे, हमारी सरकार थी, तो हमने सबसे पहले 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसानों को देना कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया। नक्सलियों पे कैसे नियंत्रण करना है और ट्राइबल एरियाज का विकास करना है, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह जी की पहली वाली सरकार आई, याद करिए, गोली चलने के बाद किस ढंग का कंट्रोल था, वहां से लेकर राजनाथ सिंह जी की सरकारों तक। भाई आप सत्ता में हो, कुछ मॉडल दिखाओ, जहां सरकार में हो। तो अब एक और बात है, सरकारें जहां वो काम कर रही है ना सर, वही करें, खटाखट करिए ना। 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। चलो राज्य में सरकार है, 6,000 दो, खटाखट 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 क्यों नहीं दे रहे भाई? चलो आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, तो आपने तो कहा था कि हम दाम कम कर देंगे, तो कर्नाटक में बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल के दाम, कर्नाटक में वो बढ़ा दिया आपने पानी का टैक्स। चलो आप कह रहे कोई बात, ये जातिगत जनगणना जो ये कहते थे, देखो भाई मैंने तो कह दिया था बिहार में नीतीश कुमार जी से कि अब तो पहले तेजस्वी जी बताएं कि इनके कहने पे किया था या उनका कहना था। चलिए दूसरी बात, तो जिन राज्यों में आपकी सरकारें करिए, उसको सर्वे कहते हैं कायदे से, वो गणना नहीं है। हाँ। तो हिमाचल में करवाइए, कर्नाटक में तो किया रखा है ना, बता नहीं रहे। ये होता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा आगे की लाइन आप खुद समझ पाते हैं। इसलिए मैं यहां पर एक और भी लाइन कहना चाहूंगा बाल बुद्धि के ऊपर। वो जो एक बड़ा फेमस इधर शेर है, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, उसकी पहली लाइन तो थोड़ा वो प्यार मोहब्बत पे है, मगर वो इनके ऊपर बहुत फिट होती है। कहते हैं ना, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या उसकी आखिरी लाइन है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, पहली सफ मतलब प्रथम पंक्ति में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अगर हवा में उड़ना शुरू किया है तो बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उसके गगन से जुड़े हैं। यह ध्यान रखना चाहिए उनको। इसलिए मैंने कहा, जिस पद पे आप आए हैं, आपकी पार्टी के भी कई महत्वपूर्ण लोगों ने उसकी गंभीरता से, सर क्या मतलब एलओपी राहुल गांधी से ने क्या गलत कर दिया? सब उनका काम है आपकी कमियां गिनाना। कमियां गिनाइए। जैसे मैंने कहा, आपने 3 बात पे झूठ बोला, एमएसपी नहीं दी गई, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर को कुछ नहीं दिया गया, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप भगवान की फोटो लेके आ रहे हैं, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं, और आप सीधे कह रहे हैं जाओ जाओ, आगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए, और फिर मैं कह रहा हूं ना, जहां आपकी सरकारें वहां करके दिखाइए। हमारी सरकारें थी, मैगजीन्स निकालती थी रेटिंग्स, तो उनमें उस समय मोदी जी लगातार नंबर 1 पे आते थे। भूजल का स्तर राजस्थान और गुजरात दोनों में बढ़ा था हमारी सरकारों के समय में। और मैं विनम्रता से कहता हूं, यूपीए के पूरे शासनकाल में बीजेपी शासित सारे राज्यों में कृषि विकास दर 10% से ऊपर थी। कुछ तो करके दिखाइए ना। ये हाथ ये करना और थिएट्रिक्स करना इज ए डिफरेंट थिंग, पर करके दिखाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कभी किया नहीं 60 साल में, जो 4 से 14 के बीच में नहीं किया, जो आज भी नहीं कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम सब करके दिखा देंगे।
इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो पूरी देश को, अब बाल बुद्धि पे सिर्फ एक बात लास्ट में कह देता हूं, बताइए साहब, कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया भरोसा नहीं था और वो ईवीएम की बात और फलाना ढिमाका। अब ये बताइए, चुनाव आयोग पे उनको आपत्ति है, चुनाव आयोग ऊपर से शुरू करिए उत्तर से दक्षिण तक, तो पंजाब में चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया। उसने हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ काम किया। फिर उसने बंगाल में बड़ा अच्छा काम किया, तेलंगाना में अच्छा काम किया, कर्नाटक में अच्छा काम किया, क्या बताएं महाराष्ट्र गुजरात में गड़बड़ काम कर दिया। फिर तमिलनाडु केरल में अच्छा काम किया, असम में, मेघालय में और त्रिपुरा में खराब काम कर दिया। मतलब देश को क्या समझ रखा है, बाल बुद्धि समझ रखा है। इसी के लिए बाल बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, एक लाइन जरूर मैं कह दूं, देखिए ये वाला तो सब हिस्सा जो है ना, और इसको थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए। ये एमएसपी, अग्निवीर, ये सब उसके पीछे का है। असली जो है हिंदू पहचान पर हमला है। अब हिंदू कहाँ से आ गया सर? जिस व्यक्ति को ये तक नहीं हिंदू ही पता हिंदू है, हिंदू कि की शंकर तो हिंदू संहारक समझ नहीं देवता है, जिस व्यक्ति को सृष्टि में हिंदू कैसे मानता है, कौन सृष्टि बनाता है, कौन पालन करता है, कौन संहारक है, उसको अहिंसा से जोड़ रहे हैं। गांधी जी के त्रिशूल बाद अहिंसा भारत का नहीं शुरू कैसे हुआ है। प्रतीक हो सकता ये है? मैं गंभीर बात कह रहा हूं। महात्मा गांधी के बाद भारत नहीं शुरू हुआ है। बहुत से राजनीतिक लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। महात्मा गांधी इस देश की जो बहुत बड़ी विरासत थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर वो महान व्यक्तित्व हो गए, हम सब मानते हैं। लेकिन अहिंसा, एक गाल आगे करना, एक गाल पीछे करना, ये भारत नहीं है। और जब शिव जी की तस्वीर लेकर, भगवान शंकर की तस्वीर लेकर आप ये करते हैं, तो दरअसल आप हिंदू पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, मूल ये है। हाँ, सर वो अब एक बात वो रह गई है, जवाब आया नहीं है वो अयोध्या वाले घाव का। अभी वो आपने उसका लेकिन उल्लेख किया है अपने भाषण में। मैंने तो वो बात बताई थी आपको कि जो लोग राम का सबूत मांगते थे, आज वो उत्तर से दक्षिण तक खुद सबूत दे रहे हैं। देखो भाई, ये लोग, अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज भी राम का था, चित्रकूट भी राम का था, नासिक भी राम की थी, रामटेक भी राम का था, रामेश्वरम भी राम का था। तो भगवान ने तो आपसे अपना अस्तित्व मनवा दिया। तब सच था या ये सच है? और जो इन्होंने बात कही, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की खोज हुई है 21वीं सदी की, जिसे हिग्स बोसॉन, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं गॉड्स पार्टिकल, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है। उसके बाहर भगवान शंकर की नृत्य करती हुई मुद्रा लगी है, और उसमें एक दूसरी जगह पे लिखा हुआ है, फिट्जे कैपरा का कोट, जो कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, कि परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स इज लाइक ए कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। इसमें सिर्फ अभय ही नहीं है भाई, ये कौन सी बुद्धि है आपकी? सतत ब्रह्मांड का सृजन और विध्वंस भगवान शंकर के नृत्य। ये कौन कह रहा है? एक विदेशी साइंटिस्ट कह रहा है। इसमें कोई इंडियन नहीं है, संघी भाजपाई कोई नहीं है। मगर फिर भी आप समझना चाहते हैं तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय का एक छंद बता देना चाहता हूं, जिसमें वो शंकर जी की उस बात के लिए, और किसको भय होना चाहिए और किसको गर्व होना चाहिए, उसके लिए है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको क्षण भरी छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अद्भुत सर, क्या बात है। अक्सर हमारे व्यूअर्स में रिस्पांस में कहते हैं सर इस प्रोग्राम में टाइम बढ़ाइए। आज तो मेरा ही मन कर रहा है कि टाइम होना चाहिए था, और बातें हो जा रही है, टाइम का पता ही नहीं हमको लग रहा है। लेकिन सर अद्भुत रहा, बहुत मजा आया। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आपसे दोस्तों हमारी मुलाकात कॉफी कुरुक्षेत्र में कल फिर होगी। अब राहुल गांधी जी बाल सुलभ बालक बुद्धि हैं या नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने वाले देश के इकलौते सबसे बड़े नेता, इसका वैसे 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद फिर एक बार परीक्षण हो एक जाएगा। लाइन और मैं कहना चाहता था कि उनको इस्लाम में भी अभय मुद्रा दिख गई, जहां चित्र नहीं बनता वहां मुद्रा दिख गई। ऐसी विराट और अद्भुत बुद्धि अब कोई उलेमाओ इकराम ही बता सकता है कि उन्हें इल्हाम हुआ, इल्म हुआ कि फजल हुआ। बहुत शुक्रिया सर। कॉफी पर कुरुक्षेत्र लेकर लौटेंगे नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ कल सुबह, कल शाम को माफ कीजिएगा 6 बजे। देखते रहिए इंडिया।